एविएशन लेजिस्लेटर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं CR66 का और एक चैप्टर के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी इसका जो प्रीवियस चैप्टर है इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जो हमारा एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स के ऊपर जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का इंजीनियर्स का जो लाइसेंस है वो डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। अगर किसी को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का लाइसेंस चाहिए एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स के ऊपर, तो हमने प्रीवियस वीडियो जो है इसकी सारे कैटेगरीज को एक्सप्लेन किया और मैंने कि सब कैटेगरी ए में कितना सब कैटेगरी है, कैटेगरी B1 में कितना सब कैटेगरी है, और कैटेगरी B2 का कोई सब कैटेगरी है ही नहीं, सिंगल कैटेगरी है। कैटेगरी B3 और कैटेगरी C ये तीनों सिंगल है। तो ये सारी कैटेगरीज जो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस, ये कैटेगरीज का पाने के लिए जो एप्लीकेशन चाहिए, ये कैटेगरीज को गेन करने के लिए जो एप्लीकेशन भरना पड़ेगा वो है CA फॉर्म 19-01। और कोई कैटेगरी एक कैटेगरी में लाइसेंस लिया है उसको दूसरा कैटेगरी ऐड करना है अपने लाइसेंस में, तो उसके लिए CA फॉर्म 19-02 भरना पड़ेगा। और हमारी ये जो लाइसेंस मिलती है एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर मिलती है, पर्टिकुलर कैटेगरी का ग्रुप का एयरक्राफ्ट के ऊपर मिलता है। तो वो जो एयरक्राफ्ट्स को हम क्या किए हैं, ग्रुप में डिवाइड किए हैं। ठीक है, जब हम एंडोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे तो यह हमारा जो एयरक्राफ्ट को ग्रुपिंग किए हैं, कैसे कौन सा सब ग्रुप, कौन सा मैन्युफैक्चरर का ग्रुप, ठीक है, कौन सा एयरक्राफ्ट को ऊपर मॉडल के ऊपर हमें क्या टाइप रेटिंग मिलेगा, कैसे एंडोर्समेंट होगा, हम सब पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का लाइसेंस गेन करने के लिए खाली बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके मॉड्यूल्स पास करने से हमें नहीं मिलेगा, खाली नॉलेज एग्जामिनेशन पास करने से नहीं मिलेगा। हमें क्या गेन करना पड़ेगा, हमें बेसिक एक्सपीरियंस भी गेन करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी का जो लाइसेंस गेन करने के लिए हमें कुछ बेसिक एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आज का टॉपिक है 66 सेक्शन है पॉइंट नंबर 30 जो कि बेसिक एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। हमने ऑलरेडी पढ़ा लाइसेंसिंग के कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, हर एक लाइसेंसिंग का कैटेगरी का क्या प्रिविलेजेस पढ़ लिया, और बाद में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि कौन सा लाइसेंसिंग में क्या एंडोर्समेंट होता है, एंडोर्समेंट का प्रोसेस क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक लाइसेंस गेन करना पड़ेगा एक्सपीरियंस लेके। तो एन एप्लीकेंट फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स लाइसेंस, कोई AME लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है जो एप्लीकेंट, उसके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर कैटेगरी A, कैटेगरी B1.2, कैटेगरी B1.4, कैटेगरी B3। तुम्हें चाहिए कैटेगरी A में या सब कैटेगरी B1.2 में या सब कैटेगरी B1.4 में या कैटेगरी B3 में। अगर इनमें से किसी एक में चाहिए तुम्हें लाइसेंस, ठीक है, तो तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, 3 years ऑफ प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस। ये सारे कैटेगरीज के लिए तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 years। कितना, 3 years ऑफ प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस। तुम्हारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन सा एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 3 साल याद रखना। अभी कैटेगरी B2 में चाहिए या सब कैटेगरीज B1.1 या B1.3 में चाहिए, तो उसके लिए तुम्हारे पास कितना प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 years। ठीक है, अभी कैटेगरी A आ गया, मतलब उसका सारे सब कैटेगरीज आ जाते हैं। B1.1 आया तो 5 year, B1.3 आया तो 5 year, B1.2 चाहिए तो 3 years, B1.4 चाहिए तो 3 year, B3 चाहिए तो 3 year। अभी और एक कैटेगरी बता है C। ये कैटेगरी C जो है ये सारे कैटेगरी से ऊपर रहता है, क्योंकि कैटेगरी C लाइसेंस तभी मिलता है जब तुम्हारे पास ये बेसिक कैटेगरी में लाइसेंस हो। किसी के पास कैटेगरी B में हो, B1 में हो या B2 में हो, वो उसको अगर कैटेगरी C में चाहिए तो कैटेगरी C में जो लाइसेंस मिलता है पहले तुम्हें गेन करना पड़ेगा ये सारी में, कैटेगरी ए में या कैटेगरी बी में
या कैटेगरी B1 में या कैटेगरी B3 में, B1.2, 1.4, 1.1, 1.3, ये इसमें से किसी एक में पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस गेन करना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम्हें क्या अप्लाई कर सकते हो, कैटेगरी C के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहले तुम्हें इन सब में, कैटेगरी B1 में या कैटेगरी B3 में, B2 में या कैटेगरी A में, किसी में ना किसी में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने के बाद अपना प्रिविलेजेस को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करते हो तो कैटेगरी C में आते हो। इसमें देखना, जब तुम कैटेगरी A की बात होती है, कैटेगरी A की बात होती है, कैटेगरी A की बात हो रही है, तो तुम्हें कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का। कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस से एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब तुमने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एनवायरनमेंट में तुमने वो सब काम किया है और लॉग बुक में एंट्री किया है, वो एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा कैटेगरी A की लाइसेंस देने के लिए। या तो कैटेगरी 1.2 या 1.3 या 1.1 जो भी लाइसेंस है वो दिया जाएगा तुम्हारे पास, अगर प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस है तो। लेकिन तुम्हें जब अगर कैटेगरी C का चाहिए तो थोड़ा सा हटके है रिक्वायरमेंट DGC का। क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि कैटेगरी C का जो लाइसेंस है वो 2 भाग में डिवाइड किया है, एक लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए, एक नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए, एक नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है, एक लार्ज एयरक्राफ्ट, एक नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट। मतलब तुम्हारी कैटेगरी C जो लाइसेंस है वो लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए अलग से मिलता है, वो नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए अलग से मिलता है। अभी बात कर लेते हैं पहले लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए। अगर तुम्हें कैटेगरी C लाइसेंस चाहिए लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए तो तुम्हारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन सा एक्सपीरियंस भाई, एक्सपीरियंस एक्सरसाइजिंग कैटेगरी B1.1 या B1.3 या B2 प्रिविलेजेस ऑन लार्ज एयरक्राफ्ट। या तो तुम कोई 145 ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया होगा, आज सपोर्ट स्टाफ काम किया होगा। मैं तुमको बोला था कि कुछ डेफिनेशन स्टार्टिंग में मैं पहली वीडियो में बनाया था, तो मैं बोला था CR66 पढ़ने से पहले ये सारे डेफिनेशन तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट स्टाफ क्या होता है, जिसके पास लाइसेंस होते हुए भी सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस नहीं होता है और वो मेंटेनेंस एनवायरनमेंट में काम करता रहता है, वो सपोर्ट स्टाफ है। ठीक है, तो 3 साल तुम कहाँ पे काम किए होंगे, आज CR145 ऑर्गेनाइजेशन में काम किए होंगे। कौन सा लाइसेंस लेके, B1.1, B1.3, B या B2। आज लेकिन आज सपोर्ट स्टाफ, तुम अपना प्रिविलेजेस यूज नहीं कर रहे होगे। या तो तुम 3 साल B1.1, B1.3 या B2 लाइसेंस लेके प्रिविलेजेस ही यूज़ कर रहे होंगे लार्ज एयरक्राफ्ट में। प्रिविलेजेस यूज़ कर रहे का मतलब क्या है कि तुम सर्टिफाई कर रहे होगे। क्या कर रहे होगे, सर्टिफाई कर रहे होगे कोई लार्ज एयरक्राफ्ट को अपना लाइसेंस के अनुसार, B1 पॉइंट के अनुसार, B1.3 के अनुसार, B2 के अनुसार। या तुम CR145 में क्या कर रहे हो, आज सपोर्ट स्टाफ भी काम कर रहे हो लाइसेंस लेके, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। लेकिन मिनिमम कितना ईयर्स होना चाहिए, 3 साल। 3 साल तुम कोई ऑर्गेनाइजेशन में जिसके पास लार्ज एयरक्राफ्ट है और तुम्हारे पास कौन सा लाइसेंस है, B1.3, 1.1 और B2, इसमें से कोई भी एक लाइसेंस है और तुम अपना प्रिविलेजेस को यूज़ करके एक्सपीरियंस ले रहे हो, अगर 3 साल ले लिए तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, कैटेगरी C में लाइसेंस मिल जाएगा। या तुम प्रिविलेजेस यूज़ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन नहीं मिला है, लेकिन तुम्हारे पास लाइसेंस है और तुम CR145 ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कर रहे हो एज ए सपोर्ट स्टाफ, तो भी तुम्हें क्या मिल जाएगा, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो तुम्हें कैटेगरी C में लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, लार्ज एयरक्राफ्ट या CR145 और 3 साल, तो कैटेगरी C में लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास B1 पॉइंट का है, कौन सा है, B1 पॉइंट का लाइसेंस है,
या B1.4 का है, B1.2 या B1.4 का लाइसेंस है और प्रिविलेजेस यूज कर रहे हो, सर्टिफाई कर रहे हो कोई लार्ज एयरक्राफ्ट को, तो तुम्हारे पास अगर कैटेगरी सी में लाइसेंस चाहिए तो तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 years का। आज B1.2 कैटेगरी ए में लाइसेंस इंजीनियर बन के तुम सर्टिफाई कर रहे हो कितना साल तक, 5 साल तक। या तुम B1.2 या B1.4 का लाइसेंस लेके कोई 145 ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें प्रिविलेजेस नहीं मिला है, आज सपोर्ट स्टाफ भी काम कर रहे हो या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो तुम्हें कितना मिल जाएगा, कैटेगरी सी लाइसेंस मिल जाएगा अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, B1.2 या B1.4 का लाइसेंस का प्रिविलेजेस यूज कर रहे हो, या तो प्रिविलेजेस नहीं है, CR 145 में आज सपोर्ट स्टाफ भी काम कर रहे हो, B1.2 या B1.4 का लाइसेंस लेके 5 साल तक अगर एक्सपीरियंस गेन कर लिए हो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, कैटेगरी सी में लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन याद रहे यहाँ पे बोला है कि जो B1.2 या B1.4 का जो प्रिविलेज है वो किसके ऊपर होना चाहिए, लार्ज एयरक्राफ्ट। सीधी सी बात है, तुम्हें अगर कैटेगरी सी में लार्ज एयरक्राफ्ट में तुम्हें अगर लाइसेंस चाहिए, तुम्हें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो कौन सा 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, B1.2 या B1.4 का प्रिविलेजेस का अप्लाई करते हुए कोई एयरक्राफ्ट में सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस, या तो कोई CR 145 के ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, B1.2 का या B1.4 का लाइसेंस लेके आज सपोर्ट स्टाफ काम करो किसके ऊपर, लार्ज एयरक्राफ्ट के ऊपर, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। तो 5 साल से गेन कर लिया एक्सपीरियंस तो तुम्हें कैटेगरी सी में लाइसेंस मिल जाएगा। अगर तुम्हें कैटेगरी सी का लाइसेंस चाहिए किसके ऊपर, नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो तुम्हें 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए B1 या B2। तुम्हारे पास कौन सा लाइसेंस है, एज ए B1 या B2 प्रिविलेजेस ऑन लार्ज एयरक्राफ्ट, ठीक है। या B1 मतलब सारे B1 का जो भी कैटेगरी से B1.21 से लेके B1.4 तक सब आ जाते हैं। तो तुम्हें कैटेगरी सी में जो लाइसेंस चाहिए नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट के ऊपर, मतलब स्मॉल एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो तुम्हें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी एक कैटेगरी में, B1 या B2 लाइसेंस लेते हुए कोई एयरक्राफ्ट में प्रिविलेजेस यूज कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, या प्रिविलेजेस नहीं है तो तुम्हें कोई CR 145 ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हो, एज ए सपोर्ट स्टाफ काम कर रहे हो, तो भी वो एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाएगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कुछ साल तुमने सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस मिला तो को सर्टिफाई किया 3 साल में से, कुछ साल तुमने आज सपोर्ट स्टाफ भी बिताया। लेकिन याद रहे B1 या B2 इनमें से कोई भी कैटेगरी में लाइसेंस है और तुम 3 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिए तो तुम्हें नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट स्मॉल एयरक्राफ्ट में कैटेगरी सी में लाइसेंस मिल सकेगा, ठीक है। An applicant for extension to aircraft maintenance engineer's license shall have a minimum civil aircraft maintenance experience requirement appropriate to the additional category or subcategory license applied as defined in Appendix 4। किसी को अपना लाइसेंस एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो उसको जो एक्सपीरियंस करेंगे वो अपेंडिक्स 4 में दिया हुआ है। इसको अभी छोड़ दो, अभी आते हैं पैराग्राफ नंबर सी में। द एक्सपीरियंस शैल बी प्रैक्टिकल एंड इन्वॉल्व विथ ए रिप्रेजेंटेटिव क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंटेनेंस टास्क। देखो, तुम जब एक्सपीरियंस बताते हो DGCA को, कि DGCA को बताते हो कि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, कौन सा एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ऑन ए पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट या ऑन पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट्स। मैंने तुम हर दिन का काम तो नहीं बता सकते हो कि 3 साल में हर एक दिन में क्या क्या काम किए, क्या क्या मेंटेनेंस किए, उनका सारे एक्सपीरियंस नहीं दिखा सकते हो, नहीं बोल सकते हो डायरेक्टली, लेकिन इतना बता सकते हो कि तुम जब जितना मेंटेनेंस किया हुआ था उसका एंट्री कहाँ पे होगा, लॉग बुक में होगा, और वो लॉग बुक पे बेसिस में पता चल जाएगा कि तुमने क्या क्या एक्सपीरियंस गेन
किया है, कौन सा एयरक्राफ्ट में क्या मेंटेनेंस किए हैं, कौन सा टाइप के मेंटेनेंस किए हो, सब पता चल जाएगा। इसीलिए क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पे, प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस। नहीं तो डिफरेंट टाइप का टास्क है जो कि करके भी क्या बता देंगे कि मैंने मेंटेनेंस एक्सपीरियंस लिया है, वैसे नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस होना चाहिए, ठीक है। अभी आता है पैराग्राफ नंबर डी में। पैराग्राफ नंबर डी में क्या बताया गया, एटलीस्ट 1 year of the required experience shall be recent maintenance experience on the aircraft of the category or subcategory for which the initial aircraft maintenance license is sought। मान लो तुमको कैटेगरी B1.1 में लाइसेंस चाहिए, कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए B1.1 में लाइसेंस लेने के लिए, कितना साल का लाइसेंस चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। कैटेगरी B1.1 ये रहा, B1.1 चाहिए तो उसके लिए 3 साल का प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है तुम जब कोई एयरक्राफ्ट का कैटेगरी का लाइसेंस लेते हो, तुम्हारे पास एटलीस्ट 1 year ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, 3 साल चाहिए, तो उसमें से 1 साल जो है रीसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फॉर सब्सिक्वेंट कैटेगरी और सब कैटेगरी एडिशंस, जब तुम कोई एक बार एक कैटेगरी में लाइसेंस ले चुके हो, दूसरा कैटेगरी का लाइसेंस तुम्हारी लाइसेंस में ऐड करना चाहते हो, तो उस केस में जो रीसेंट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस चाहिए, वो मे बी लेस देन 1 year हो सकता है, लेकिन बट शैल नॉट बी लेस देन 3 months। कितना है, मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 3 महीने, रीसेंट एक्सपीरियंस जो है 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है कि जब कोई फ्रेश लाइसेंस लेते हो कोई भी कैटेगरी में, उसके लिए जितना भी एक्सपीरियंस बताया गया है डीजीसी की तरफ से, मान लो 3 साल 5 साल जितने भी बताया गया है, वो 3 साल और 5 साल में से तुम्हारे पास 1 साल का रीसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी बात, तुमने एक बार लाइसेंस ले लिए, दूसरा कोई लाइसेंस कैटेगरी का लाइसेंस को तुम्हारी लाइसेंस में ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हारी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब एडिशनल लाइसेंस ऐड करते हो तुम्हारी पास जो लाइसेंस है उसमें, तो उसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो एक्सपीरियंस जो है में से जो रीसेंट एक्सपीरियंस है, मे बी 1 साल हो तो अच्छी बात है, लेकिन 1 साल से कम होके कितना है, 3 month हो सकता है, ठीक है। 1 साल से कम हो सकता है, लेकिन 3 महीने से कम नहीं, ठीक है। रीसेंट एक्सपीरियंस क्या हो सकता है, जब एडिशन करते हो नया कैटेगरीज, तो लेस देन 1 year हो सकते हैं, बट शैल नॉट बी लेस देन 3 months। एटलीस्ट 3 महीने की एक्सपीरियंस तो रिसेंट होना चाहिए। अभी आते हैं पैराग्राफ नंबर ई में। पैराग्राफ नंबर ई में ये बता रहा है कि 12 years ऑफ प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस, कितना साल का एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एक्सपीरियंस, 12 साल का। अगर 12 year का एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस है किसके पास, वो कैसे गेन किया है, गेन्ड आउटसाइड ए सिविल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस, मतलब तुम्हारी जो एयरक्राफ्ट के ऊपर वो मेंटेनेंस एक्सपीरियंस गेन किया है, प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस जो गेन किया है, 12 साल का तो गेन किया है, लेकिन जो वो एयरक्राफ्ट है वो सिविल एयरक्राफ्ट नहीं है लेकिन 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो शैल बी एक्सेप्टेड एज ए इक्विवेलेंट टू रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन इन पारा ए एवोब। मतलब पारा ए में जो बोला गया है, पैराग्राफ ए में जो बोला गया है पॉइंट नंबर 1 और 2 में, पैराग्राफ ए में क्या बोला गया है, पैराग्राफ ए ये रहा, पैराग्राफ ए ये रहा। पैराग्राफ ए में ये बताया जा रहा है कि जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस, उसको क्या मिल जाएगा, कैटेगरी ए में, कैटेगरी 1.2 में, कैटेगरी 1.4 में मिल जाएगा। लेकिन अभी एयरक्राफ्ट किसकी बात चल रही है, वो जो 12 साल एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। अगर किसी ने 12 साल एक्सपीरियंस गेन किया है और वो एयरक्राफ्ट सिविल एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन
एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ही तो है 12 साल का, तो उसको क्या मिल जाएगा कैटेगरी ए में, कैटेगरी 1.2 में, बी 1.2 में, कैटेगरी बी 1.4, कैटेगरी B3, कैटेगरी B2, कैटेगरी बी 1.1, कैटेगरी बी 1.3। मतलब कैटेगरी सी छोड़ के कैटेगरी ए, कैटेगरी B1 और कैटेगरी B2 और कैटेगरी B3 इनमें से कोई भी लाइसेंस के लिए वो अप्लाई कर सकता है अगर उसके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है तो। उसके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है तो। खाली इसीलिए ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि वो जो एयरक्राफ्ट है वो सिविल एयरक्राफ्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे 12 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है। और वो 12 साल में से और एक कंडीशन दिया गया है सप्लीमेंटेड बाय, और क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रिसेंट एक्सपीरियंस। क्या होना चाहिए उसके पास, 1 साल का रिसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे हमारा नॉर्मल केस में जब सिविल एयरक्राफ्ट में भी हम लाइसेंस लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, हमारे पास कितना एक्सपीरियंस मांग रहा है, कितना एक्सपीरियंस मांग रहा है, रिसेंट 1 ईयर का रिसेंट एक्सपीरियंस मांगता है ये। अगर ऐड करना हो तो एटलीस्ट 3 महीने का रिसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए बोल रहा है। अभी पैराग्राफ नंबर F, experience shall have been acquired within 10 years of preceding the application for an aircraft maintenance license। देखो यहाँ पे और एक कंडीशन लाया, तुम मान लो कैटेगरी ए में चाहिए तो कितना बोला, 3 साल का बोला, 3 साल का ही बोला ना, देख लेते हैं थोड़ा। अगर तुम्हें कैटेगरी ए में लाइसेंस चाहिए तो क्या बोला यहाँ पे, 3 साल का बोला है, 3 साल का बोला है ना, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बोला है। तो ये जो 3 साल है कैटेगरी ए के लिए, उसमें से कितना है, जो तुम 3 साल जो एक्सपीरियंस चाहिए वो विदिन 10 ईयर्स, मतलब पिछले 10 साल के अंडर ही तुमने ये 3 साल का एक्सपीरियंस गेन किए हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, कैटेगरी ए में लाइसेंस मिलेगा। वैसे ही तुम कोई भी कैटेगरी के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, उसके लिए जितना भी साल का एक्सपीरियंस DGCA ने बता रखा है, रिक्वायरमेंट दे रखा है, 3 साल हो या 5 साल हो, वो कितने साल में गेन किए हो, पिछले 10 साल के अंदर गेन किए हो। जैसे हमारे लिए कंडीशन हुआ करता था, जितना भी बेसिक मॉड्यूल्स है तुम्हें कितना साल के अंदर गेन करना है, 10 साल के अंदर पास करना है। वैसे ही तुम्हें जितना भी एक्सपीरियंस गेन करना हो वो कितने साल के अंदर गेन करना है, 10 साल के अंदर गेन करना है। ठीक है, द एक्सपीरियंस shall have been acquired within 10 years, यहाँ पे लिखा है preceding the application for an aircraft maintenance license or addition of a category or sub category to such a license। कोई फ्रेश लाइसेंस अप्लाई करे कि कोई अपना पहले से लाइसेंस लिया है और उसमें कोई नया कैटेगरी ऐड करना चाहता हो, तो जितना हमारे को DGCA का रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस का, वो एक्सपीरियंस पिछले 10 साल के अंदर ही गेन किया हुआ रहना चाहिए, नहीं तो एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। दूसरी बात, नॉट विस्टैंडिंग टू दिस, इसको छोड़ के द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस गेन्ड इन डिफेंस एनवायरनमेंट, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल एयरफोर्स नावल का जो एयरक्राफ्ट है, इन द डिफेंस एनवायरनमेंट इन द प्रीसीडिंग 15 ईयर्स शैल बी एक्सेप्टेबल। मतलब ये किसके लिए, डिफेंस पर्सनल के लिए, मतलब सिविल के लिए नहीं है। जो डिफेंस पर्सन है वो अगर कोई हमारा सिविल का लाइसेंस लेना चाहता है तो वो अगर जितना एक्सपीरियंस चाहिए उतना एक्सपीरियंस तो दिखाएगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस अगर पिछले 15 साल में गेन किया उसने तो एक्सेप्टेबल है DGCA को। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है, खाली कि सिर्फ एप्लीकेबल है डिफेंस पर्सनल के लिए। लेकिन हमारा जो सिविल लोग है, जो डिफेंस का पर्सन नहीं है, उसको अगर हमारी सिविल एयरक्राफ्ट्स का मेंटेनेंस लाइसेंस लेना है तो जितना जितना हमारा मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट दिया है DGCA ने, वो एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस कितने साल में गेन किया हुआ रहना चाहिए, पिछले 10 साल में, और उसमें से 1 साल क्या है, रीसेंट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आज का मेंटेनेंस एक्सपीरियंस। आज मैंने सिर्फ इतना ही बताया ये वीडियो में कि हमारे जो एयरक्राफ्ट का लाइसेंस गेन करने के लिए
कोई भी एक कैटेगरी में एक स्पेसिफिक कितना ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ये समझ के तो आगे जाके हमें एंडोर्समेंट समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक टेबल बना चुका हूँ। मैं जो भी समझाया, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा। अभी देखो तुम्हारे लिए आसान होने के लिए मैं एक टेबल बना चुका हूँ। ऐसे टेबल्स बनाते रहना। मैं यहाँ पे एंडोर्समेंट विथ एयरक्राफ्ट रेटिंग ये खाली छोड़ा हूँ, जबकि हम CR66 का ये टॉपिक जब पढ़ेंगे तो इसको भी भर देंगे। अभी आते हैं लाइसेंसिंग कैटेगरीज। हमने लाइसेंसिंग कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, यहाँ पे प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, जो कि क्या, कौन सा एक्सपीरियंस? प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बोले तो हमारे को डिफरेंट एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। इसलिए यहाँ बोला है प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस, जो कि हमारा लॉग बुक में, मेंटेनेंस लॉग बुक में एंट्री होता है, वही एक्सपीरियंस। यहाँ पे कैटेगरी ए दिया है। कैटेगरी ए में लाइसेंस लेना चाहते हो तो तुम्हारे को प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस कितना चाहिए? यहाँ पे 3 साल चाहिए। अगर तुम्हें कैटेगरी B1 में चाहिए, B1 में भी डिफरेंट सब कैटेगरीज है। जैसे B1.1 5 ईयर्स का प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस चाहिए। B1.2 कितने साल का एक्सपीरियंस? 3 साल का। B1.3 5 साल का। B1.4 3 साल का। याद रख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है और आसान भी है याद रखना। अगर कैटेगरी B2 में चाहिए तो तुम्हारे को कितना साल एक्सपीरियंस? तुम्हें चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी आते हैं, तुम्हें कैटेगरी B3 में चाहिए। ये B3 किसके लिए होता है? पिस्टन इंजन एरोप्लेन के लिए, जो कि नॉन प्रेशराइज्ड एरोप्लेन और बिलो 2000 kg मैक्सिमम टेक ऑफ मास एंड बिलो, जिस एरोप्लेन अनप्रेशराइज्ड नहीं होता है, ठीक है, नॉन प्रेशराइज्ड एरोप्लेन है और उसका मैक्सिमम टेक ऑफ मास कितना है? 2000 kg या तो बिलो है और पिस्टन इंजन लगा हो उसमें, तो ये कैटेगरी B3 लाइसेंस उनके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। कैटेगरी B3 का लाइसेंस जो है उनके ऊपर ही प्रिविलेजेस यूज कर पाएंगे सर्टिफिकेशन का। तो B3 के लिए कितना एक्सपीरियंस दिया? 3 ईयर्स का। उसके बाद आते हैं कैटेगरी C में। कैटेगरी C में मैं तुमको ऑलरेडी बोला था, कैटेगरी C में एक लार्ज एयरक्राफ्ट, एक इन रेस्पेक्ट टू नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट, ऐसे 2 टाइप में हम डिवाइड किए हैं। तो ये कैटेगरी C का लाइसेंस 2, एक लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए अलग से मिलती है, नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए अलग से मिलती है। और मैं अभी और एक चीज़ फिर से रिपीट करके बोलना चाहता हूँ कि तुम जब कैटेगरी A या कैटेगरी B1 या कैटेगरी B2 इनमें से कोई ना कोई एक लाइसेंस गेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये या तो B3 कैटेगरी A या B1 या B3 या B2 इनमें से कोई ना कोई एक लाइसेंस गेन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही तुम्हें क्या मिलेगा? कैटेगरी C में लाइसेंस मिलेगा। कैटेगरी C का लाइसेंस गेन करना है किसको? तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें? B1.1 या B1.3 या B2 में या CR145 में एज ए सपोर्ट स्टाफ, सेम कैटेगरीज में। तो 3 साल का एक्सपीरियंस है तो कैटेगरी C में लाइसेंस मिल जाएगा। या तुम्हारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसका, कौन सा कैटेगरी लाइसेंस का प्रिविलेजेस यूज करते हैं? B1.2 या B1. सीधी सी बात है कि तुम्हारे पास B1.1 है या B1.3 है या B1.2 है, तो तुम्हारे को कितना एक्सपीरियंस चाहिए? 3 साल का सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस का या सपोर्ट स्टाफ का चाहिए। कहाँ पे? CR145 में। किसके ऊपर? लार्ज एयरक्राफ्ट के ऊपर। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? कैटेगरी C में लाइसेंस मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास B1.2 है या B1.4 का कैटेगरी का लाइसेंस है तो तुम लार्ज एयरक्राफ्ट के ऊपर सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस यूज करो या CR145 में आज सपोर्ट स्टाफ का काम करो, कैसे भी करके 5 साल का एक्सपीरियंस गेन करो लार्ज एयरक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। तो तुम्हें मिल जाएगा कैटेगरी C में लाइसेंस। अभी आते हैं कैटेगरी C का लाइसेंस नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए। तो तुम्हारे पास B1 है या B2 का लाइसेंस है और तुम नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट के ऊपर एक्सपीरियंस ले रहे हो आज सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस का या CR145 में आज सपोर्ट स्टाफ, तो उस केस में तुमको कितना एक्सपीरियंस चाहिए? 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कौन सा एक्सपीरियंस? आज सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस को यूज करते हुए या आज सपोर्ट स्टाफ का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? कैटेगरी C में लाइसेंस मिल जाएगा। इसके अलावा
इसके अलावा अगर तुम्हारे पास 12, ये बात भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है अभी, अगर 12 साल का प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस है गेन किए हो, लेकिन वो एयरक्राफ्ट कहाँ का है, सिविल एयरक्राफ्ट का नहीं है, वो आउटसाइड ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट आता है, लेकिन ये भी तो प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ही है, तो 12 साल का है तो तुम्हारे पास कैटेगरी ए पड़ा है B1.2, B1.4, B3, B2, B1.1, B1.3, ये कैटेगरीज के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास रीसेंट एटलीस्ट 1 ईयर का रीसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए उन 12 साल में से, ठीक है। और सबसे लास्ट बात कि तुम्हारे पास जो भी एक्सपीरियंस गेन्ड है वो पिछले 10 साल में गेन किए हुए रहना चाहिए, तभी वैलिड माना जाएगा जब अप्लाई करते हो लाइसेंस के लिए, ठीक है। अभी कोई डिफेंस पर्सन है तो उसके लिए जितना एक्सपीरियंस मेंशन्ड है, वो जो एक्सपीरियंस है कितना साल दिया गया है, पिछले 15 साल में भी गेन किया होगा तो भी चलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो एविएशन लेजिस्लेटर की कमेंट सेक्शन में आपका डाउट्स जो आएगा ऑलवेज वेलकम, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू।